Swavi Holidays. So today's video will be about UK visa form fill up as a tourist. So if you're applying for tourist visa in UK, then this is the perfect video for your form fill up guide. So let's get started. आज का वीडियो होगा फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आप यूके में टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप कि आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्रोम में या सफारी में, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें हम टाइप करेंगे यूके विज़िटर वीज़ा। फिर ये वाला जो साइट आएगा government.uk, इस पर आप प्रेस करेंगे। फिर उसमें प्रेस करेंगे अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर प्रेस करेंगे अप्लाई नाउ। तो ये जो वीडियो है ये मैं दिखा रही हूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियंस डिसाइडिंग इन इंडिया, उनके लिए मैं ये वीडियो मेनली दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और अगर ये वीडियो से आपको कोई हेल्प मिल रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको। सो इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद कहीं और सेलेक्ट करके इसको स्क्रॉल डाउन करिए। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नाउ सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। तो कौन सा कंट्री आप किस कंट्री में अपना बायोमेट्रिक्स देंगे। बायोमेट्रिक्स हो गया फिंगरप्रिंट्स, इम्प्रेशंस। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंडिया के बेसिस पे ये विंडो बना रही हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम सारी कुकीज़ इसके एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, फिर आते हैं चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशंस। तो आपने या तो लोकेशन अब तक चूज़ कर लिया होगा कि आपको अपना बायोमेट्रिक्स कौन सी सिटी में प्रोवाइड करना है, कौन से स्टेट में प्रोवाइड करना है, या आप कोई और लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं। तो जो भी केस होगा आपको टिक मार्क करना है। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने लोकेशन चूज़ कर लिया होगा। उसके बाद आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हाउ टू अप्लाई बायोमेट्रिक्स वीज़ा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट नाउ। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं, मेन फॉर्म फिलअप की तरफ आते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी है बट आई होप कि आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। अब आप ईमेल एड्रेस अपना देंगे। ओके, नाउ आपको अपना ईमेल रजिस्टर करना है। तो ईमेल मैंने अपना स्वावी हॉलीडेज़ वाला मैंने अपना डाला है ईमेल एड्रेस। पासवर्ड आपको कुछ भी देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना था पिछले स्टेप में, ईमेल एड्रेस आप देंगे, आपको पासवर्ड सेट करना था। अगले स्टेप पे आएंगे कॉन्टैक्टिंग यू बाय ईमेल। ओके, हु डज़ दिस ईमेल बिलोंग टू। क्या ये आपका ईमेल है या किसी और का है। तो अगर किसी और का है तो समवन एल्स। वैसे जनरली आप अपना ही ईमेल देंगे, इसलिए यू पे आप प्रेस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। एडिशनल ईमेल, अगर आपके पास इसके अलावा कोई और भी ईमेल एड्रेस है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी, तो चलिए मैंने नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब टेलीफ़ोन नंबर देना है, प्रोवाइड योर टेलीफ़ोन नंबर। ओके, ये जो नंबर आप देंगे मेक श्योर करिएगा कि ये नंबर जब आप यूके जाएं तो आपका वर्किंग रहे, इंटरनेशनल रोमिंग या जो भी है, तो वही नंबर आप दीजिए जो अपने साथ आप कैरी करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में वो उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप अपना टेलीफ़ोन नंबर यहाँ दीजिएगा, कुछ भी। मैं 1 2 3 4 5 6 एज्यूम करती हूँ। और यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। तो ये नंबर है, ये आपके यूके में काम करेगा और यूके के बाहर भी काम करेगा, ये पूछना है। फॉर यूज़ वाइल्स्ट इन द यूके, फॉर यूज़ वाइल्स्ट आउट ऑफ द यूके। ठीक है, तो मैंने इसमें दोनों टिक इसलिए किया है क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरा ये नंबर यूके में भी चलेगा, यूके के बाहर भी चलेगा। तो आपका वही वाला आपको अपना फ़ोन नंबर देना है जो यूके के अंदर भी चले, यूके के बाहर भी आपका चले। सो सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम, मोबाइल और वर्क। तो ये आपका कौन सा नंबर है, तो मोबाइल टेलीफोन नंबर जनरली। सेव एंड कंटिन्यू।
क्या आप कोई और नंबर प्रोवाइड करना चाहेंगे? मेरे केस में नो, तो सेव एंड कंटिन्यू। कॉन्टैक्टिंग यू बाई टेलीफोन, ठीक है, इसमें बहुत सोच के आपको लिखना है, टिक मार्क करना है। आर यू एबल टू बी कॉन्टैक्टेड बाई टेलीफोन, तो इसमें है आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाई टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, कॉल एंड मैसेज। सेकेंड है बाई ओनली कॉल, थर्ड है बाई टेक्स्ट मैसेज ओनली, फोर्थ है आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाई टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज। समझ रहे, चारों पॉइंट बहुत डिफरेंट है। पहले में है कि कॉल मैसेज क्या दोनों इस फ़ोन पे आपको किया जा सकता है, दूसरा है कि क्या सिर्फ कॉल किया जा सकता है, तीसरा है कि क्या सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजा जा सकता है, एसएमएस, चौथा है कि क्या फ़ोन या तो फ़ोन किया जा सकता है या तो एसएमएस। तो मोस्टली आपको ऐसा कोई नंबर देना है जिस पे आपका फ़ोन और एसएमएस दोनों जा सके, तो फर्स्ट वाला टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। तो मतलब आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करना है। एंटर योर नेम, गिवन नेम, सो गिवन नेम में फुल नेम, आपका जो फुल नेम होगा एज़ पर योर पासपोर्ट, तो मैं कुछ भी डाल देती हूँ, जैसे कि मैं किसी का भी नाम डाल देती हूँ, स्वावी, ठीक है, हॉलीडेज़, ठीक है। फर्स्ट नेम और सर नेम आपको एज़ पर पासपोर्ट आपको डालना है इसमें, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एनी अदर नेम्स, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्पेशली आप फीमेल हैं, अगर आपका कभी नेम चेंज हुआ है, शादी से पहले कुछ और मेडन नेम था, उसके बाद आपने अपना नेम चेंज किया है और वो नेम चेंज आपके पासपोर्ट पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है, तो आप येस टिक करेंगे और फिर पुराना वाला नाम का भी हिस्ट्री ये लोग मांगेंगे, वो भी आपको देना है। लेकिन अगर या आप अगर एक जेंट्स है, आपने कभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स का नाम चेंज होता है, मेल का भी कभी कभी नेम चेंज होता है कई रीज़न से, तो अगर आपका भी नेम चेंज हुआ है तो आपको भी येस करके उसकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। या अगर आपके लाइफ टाइम में एक ही नाम रहा है विथ सरनेम सेम टू सेम फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, कोई नेम चेंज नहीं हुआ है, तो आप येस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नहीं, ये येस पे मैंने तब येस पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरा नाम चेंज हुआ था। तो पहले हम दोनों केस पे मैं बात करूँगी। तो पहला हम ऑप्शन देख के चलते हैं कि अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो आपको क्या क्या फिल करना है। तो अदर नेम, पहले आपका क्या नाम था, अदर गिवन नेम, तो मैं मान के चलती हूँ पहले मेरा नाम था AAA स्वावी हॉलीडेज़, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। पुराना वाला आपको देना है। कोई और नाम भी है तो नहीं, वो आपको 2-3 ऑप्शन पूछेंगे, क्या और भी चेंज हुआ है, क्या और भी चेंज हुआ है। तो अगर आपका हुआ है तो बस उसका वो डिटेल मांगेंगे कि पहले कौन सा नेम था, नहीं हुआ है तो सिंपली नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब मैंने एक बार दे दिया, अब मेरा दूसरी बार तो कभी चेंज नहीं हुआ, तो मैं सिंपल नो करूँगी, सेव एंड कंटिन्यू। सो नाउ आपका रिलेशनशिप स्टेटस और आपका जेंडर जो भी है, फीमेल मेल, मैं फ़ीमेल पे टिक कर रही हूँ। रिलेशनशिप जो आप सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, मैंने मैरिड पे डाला, सेव एंड कंटिन्यू। योर एड्रेस आपको बहुत प्रॉपर फिल करना है। एड्रेस आपका आएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आप करेंटली रिसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप करेंटली रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया फ्लैट 409 स्ट्रीट नंबर 222, टाउन मैंने मान लो इंदौर ले लिया। एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया का कोई भी ऐसे ही सिटी का नाम ले रही हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंदौर लिया है, ऐसा कोई मेरा स्पेसिफ़िक नहीं है। और जो स्टेट है वो इंदौर का है, मध्य प्रदेश। पोस्टल कोड मैंने डाल दिया 11223344। कंट्री मैंने डाल दिया इंडिया, ठीक है, ओके, इंडिया, ओके। अब नीचे जाएंगे, इज़ दिस एड्रेस ऑल्सो योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो इसमें इसलिए इन्होंने ऐसा पूछा है क्योंकि कुछ लोग इस एड्रेस कॉलम में अपना पासपोर्ट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने पूछा है कि क्या ये आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब कि क्या आप करेंटली इस एड्रेस पे रह रहे हैं। अगर आप इस एड्रेस पे भी रह रहे हैं तो आप येस करेंगे। अगर आपने अपना पासपोर्ट वाला एड्रेस इसमें दिया हुआ है तो आप नो करेंगे, ठीक है। तो उस केस में शायद ये आपसे फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी पूछ सकते हैं।
मैं यस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं करंट एड्रेस है जहाँ पे देना प्रेफर करूँगी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। सेव एंड कंटिन्यू। About this property, how long have you lived at this address? Now this is very important. आपको बहुत ऑनेस्ट होना है इस केस में। आप कितने महीने से, साल से जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया वहाँ पर रह रहे हैं। मैं एज्यूम कर रही हूँ ईयर्स में मैंने दे दिया 3 साल, ठीक है। और आपका ओनरशिप स्टेटस क्या है, आप ओन करते हैं, रेंट करते हैं या समथिंग एल्स। तो मैंने एक एज्यूम किया है कि मेरा ये रेंटेड अकोमोडेशन है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप ओन करते हो उस प्रॉपर्टी को तो ओन पे क्लिक करेंगे। योर पासपोर्ट, यू मस्ट यूज़ योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट कंप्लीट नाउ। आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आएगा। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कुछ भी लिया, आप अपना पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट से अच्छे से चेक करके सेम टू सेम आप कॉपी करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी, आप किस कंट्री से आपका पासपोर्ट बना है, तो आप इंडिया, क्योंकि ये वीडियो मैं इंडियन ऑडियंस के लिए बना रही हूँ, रिसाइडिंग इन इंडिया। अब आपका इशू डेट, हर पासपोर्ट में इशू डेट और एक्सपायरी डेट होता है, तो आपको वो क्लियरली लिखना है। मैं मान के चलती हूँ 13/4, ठीक है, 2015 एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और ये पासपोर्ट एक्सपायर होगा 13/4/2025, ठीक है। मैंने ऐसे एक फिगर लिया है, आप अपने पासपोर्ट से एग्जैक्टली देख के इसमें कॉपी करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। योर आइडेंटिटी कार्ड, डू यू हैव अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड? यस, आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ होगा ना। सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें इंक्लूड नहीं होता बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट काउंटेड एज योर आइडेंटिटी कार्ड। तो नॉन यूके गवर्नमेंट, मतलब जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, ठीक है, तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर मतलब आधार कार्ड नंबर। तो ये मैंने एक ऐसे लिया है, आप आधार कार्ड अपना खोलेंगे, उसमें एक नंबर होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी, ऑफ कोर्स इंडिया में बना है आधार कार्ड। अच्छा, एंटर डेट इन फॉर्मेट इफ़ एप्लीकेबल, लेकिन अपने यहाँ तो आधार कार्ड में कोई ऐसी इशू और एक्सपायरी डेट तो लिखी होती नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। बस आधार कार्ड नंबर और इशूइंग अथॉरिटी इंडिया लिखेंगे आप और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं योर नेशनलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, करंट नेशनलिटी। अगर आप इंडिया, आपकी नेशनलिटी है इंडियन, तो आप इंडिया देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ, ज़रूरी नहीं है इंडिया में ही बर्थ होगा, कहीं और भी हो सकता है, तो जो उस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है वहाँ आप लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, तो कहाँ पे हुआ है, इंडिया में किधर आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, तो मैं इंदौर मान के चलती हूँ। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डे मंथ ईयर में लिखेंगे एज़ पर योर पासपोर्ट, कुछ भी ऐसे नहीं लिख देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी इंडिया में डेट ऑफ बर्थ वेरी करता है लोगों का, कहीं कुछ लिखते हैं कहीं कुछ, है ना। तो लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा थ्रस्ट इस पॉइंट पे दे रही हूँ क्योंकि आपके जो पासपोर्ट में जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है सेम टू सेम आपको वही लिखना है। तो मैंने एज्यूम किया है इसको 27/01, ठीक है, 1995, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। योर अदर नेशनैलिटीज़, अच्छा, अगर आपने इंडियन के अलावा पास्ट में कोई और नेशनैलिटी कभी होल्ड किया है या सिटीज़नशिप होल्ड किया है, डू यू करेंटली होल्ड और हैव हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी? नो। अभी करेंटली आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप है क्या, या कभी था? तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अच्छा, आप एम्प्लॉयड हैं, जॉब में हैं मतलब, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं, या आप रिटायर्ड हैं, पेंशन होल्डर है, या अनएम्प्लॉयड है, आपका क्या स्टेटस है आप टिक करेंगे। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं एक एम्प्लॉयड का केस लेके यहाँ पे चल रही हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, जब हमने एम्प्लॉयड का कॉलम टिक किया तो सबसे क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ नेम। अब ये इनका सारा डिटेल चाहिए, तो मैं लेके चलती हूँ ABC एंटरप्राइजेज़। इनका जो एड्रेस मैं डालूँगी विला 222, टाउन डालूँगी इंदौर, इसमें डालूँगी मध्य प्रदेश, पोस्टल कोड डालूँगी 112233। आप प्रॉपर लिखेंगे,
आपका जो भी एम्प्लॉयर का नेम है वो, उनका फुल एड्रेस, किस सिटी में आपका ऑफिस है, स्टेट कौन सा है, उसका पोस्टल कोड, पिन कोड क्या है, आप प्रॉपर लिखेंगे। मैं एज्यूम कर रही हूँ कंट्री इंडिया। अच्छा, अब एम्प्लॉयर का ना टेलीफ़ोन नंबर मांगा है, तो कंट्री कोड इंडिया का 91 है। टेलीफ़ोन नंबर आप कुछ भी दे दीजिए, सॉरी कुछ भी नहीं देंगे, मैं कुछ भी लिख रही हूँ। आप अपने एम्प्लॉयर का करेक्ट टेलीफ़ोन नंबर मेंशन करेंगे जिस नंबर पे वो रीचेबल हो। नाउ डेट यू स्टार्टेड वर्किंग, आपने इस जॉब में कितने तारीख को, कितने डेट को ये जॉब आपने शुरू किया था, वो आप लिखेंगे। कुछ भी, मैं अभी लिख रही हूँ 5/2017, ठीक है, मई 2017 मैंने ले लिया। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आपका जॉब टाइटल क्या था, तो मैं आपका जो भी जॉब टाइटल एज़ पर एम्प्लॉयर आपके लेटर में, जॉइनिंग लेटर में लिखा होगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला होगा उसमें जो आपका जॉब टाइटल है करेंटली, हाँ, वो आपको लिखना है। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ एक मैनेजर एग्जाम्पल लिया मैंने, जो भी आपका जॉब टाइटल है वो आपको लिखना है। हाउ मच डू यू अर्न मंथ, ईच मंथ आफ्टर टैक्स। अच्छा, यहाँ पे ना आपको टैक्स डिडक्शन के बाद जो पैसा बचता है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स, तो INR में आप लिखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी आप INR में ही फिल करिए। तो हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स, तो मैं मान के चलती हूँ पर मंथ मेरा अगर अर्निंग है 80,000, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में। डिस्क्राइब योर जॉब। अच्छा, यहाँ पे ना आपको जॉब शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, तो मैं देखिए 249 कैरेक्टर्स है, 250 कैरेक्टर्स में आपको एक्सप्लेन करना है अपना जॉब प्रोफाइल। बेसिकली आप क्या करते हैं ऑफिस में, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं ऐसे बस लिख रही हूँ कि जिंग द डिपार्टमेंट handling cash and शिफ्ट रिकॉर्ड्स, कुछ भी, हाँ, आप अपने हिसाब का आपका जो भी हो वो आप लिखिएगा। मैंने तो एग्जांपल लिया है, फिर हम लिख के सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आपके पास 250 वर्ड्स का लिमिट है, कितना भी लिख सकते हैं। योर इनकम एंड सेविंग्स, डू यू हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ UK वीज़ा, वो हर चीज़ खंगार के देखते हैं, यू नो। सो अब आ गई मेन बात कि ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम या कोई सेविंग्स है आपके पास। ये बेसिकली अब आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लगा रखा है, आपको रेंट का पैसा आता है, या कोई आपका साइड बिजनेस है उससे आपको पैसा आता है, या आपने कुछ सेविंग्स किया हुआ है उससे आपको FD वगैरह कुछ है, तो वो जानना चाहते हैं। तो ये दोनों में से आप दोनों टिक कर सकते हैं अगर दोनों आपका वैलिड है, या आपके पास ना सेविंग है ना कोई साइड इनकम है, तो उस पर आप टिक करेंगे। मैं मान के चलती हूँ सिर्फ सेविंग्स का, लेकिन अगर आपका दोनों वैलिड है आप दोनों टिक करिए। हाउ मच मनी, अब ये पूछ रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। गूगल पे आप जाएंगे और जो जितना अमाउंट आप सेविंग्स में दिखाना चाहते हैं गूगल पे आप टाइप करेंगे, उतना अमाउंट कन्वर्टेड टू INR GBP कितना होता है। तो मैं मान के चलती हूँ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मेरे पास लगभग 20,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऐसे ही मैंने एक फिगर लिया है, ठीक है। आप अगर मेरा सजेशन लेंगे तो आप कम से कम 5-6 लाख रुपए दिखाइएगा, 4-5 लाख, ठीक है, सेविंग्स में, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। You should send in proof of your savings if this is your only source of money. Guys, you can't lie here. यहाँ झूठ नहीं बोल सकते आप, कुछ भी लिख के काम नहीं चल सकता यहाँ पे, क्योंकि ये लोग अब आपका प्रूफ भी मांगेंगे, अभी आपको अटैच करने बोलेंगे आगे कहीं। तो जो भी आप लिखेंगे सोच समझ के लिखिए, क्योंकि फिर उसको प्रूफ आपको देना पड़ेगा कितना पैसा आपके पास सेविंग्स में है। FD वगैरह का लेटर वगैरह कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, रिसीट वगैरह, ठीक है। जो भी वैलिड होगा वो आप गूगल पे जाकर कन्वर्ट करेंगे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, और आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द UK। सो
यहाँ पे आके वो आपका इंटेंशन देखते हैं कि आप यूके जाएंगे तो कितना खर्च करेंगे। इसमें आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप जीबीपी में रिप्लाई कर सकते हैं या आप आईएनआर में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से आईएनआर में ही बताइए, वो खुद पे खुद कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए जो आपका इंटेंशन होगा वो आप लिखिएगा। मैं लिख रही हूँ 4 लाख। ठीक है, मेरा इंटेंशन मेरे हिसाब से मैं ऐसा लिख रही हूँ, ऐसे ही मेरी पे मत जाइएगा। आपका जो भी है इंटेंशन, जितना आपका पैसा है वो आप लिखिएगा कि आप इंटेंड कितना कर रहे हैं, आप यूके में कितना खर्च करेंगे। तो मैंने लिख दिया 4 लाख INR, सेव एंड कंटिन्यू। About your financial situation, what is the total amount of money you spend each month? Now this is like seriously, अब आपको पूछा जा रहा है कि हर मंथ आप कितना पैसा स्पेंड करते हैं। डिपेंड करता है आप जीबीपी में रिप्लाई देना चाहते हैं या आईएनआर में। मैं आईएनआर में, अच्छा मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा था 80,000 शायद, और मान के, और इसमें ना सब कुछ बताना है आपको कि लिविंग कॉस्ट, मनी गिवन टू डिपेंडेंट्स, रेंट, मोर्टेज, एनी अदर बिल और कॉस्ट, सब कुछ मिला जुला के आप कितना खर्च कर लेते हैं। ये सारे फैक्टर्स को जोड़ के आप महीने का कितना खर्च करते हैं अपनी सैलरी में से, वो आपको बताना है। तो मैंने लिखा था 80,000 सैलरी, तो मान के चलती हूँ कि मैं 40,000 खर्च करती हूँ। ठीक है, आप अपना लिखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनी वन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। मतलब कि क्या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है, कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, या आपको कोई पैसा दे रहा है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं लिखूँगी नहीं, क्योंकि मैं सेल्फ स्पॉन्सर कर रही हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। योर प्लान्ड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, डू यू प्लान टू अराइव इन द यूके नाउ। डेट, आपके टिकट्स में डेट क्या है, आप कौन से डेट को यूके अराइव करेंगे, वो डे आपको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा आप जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो 3 से 4 महीने पहले अप्लाई करेंगे। तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरा अभी अप्रैल चल रहा है, तो मेरा ट्रैवल डेट जुलाई में अगर होगा तो मैं 25 जुलाई लिख देती हूँ, 07/2024। अच्छा, डेट यू प्लान टू लीव द यूके, अब लीव किस तारीख को करेंगे। मान लो मैं 1 वीक के लिए जा रही हूँ, या अगस्त फर्स्ट वीक में मैं रिटर्न आऊँगी, तो मैं 1 अगस्त लिख देती हूँ। ठीक है, 08/2024। कुछ 8-9 दिन या 7-8 दिन का आप लेके चलिएगा। अगर आप जो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने दिन की है वहाँ जाने की। सेव एंड कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपकी फ़्लाइट वाली डेट लिखनी है। स्पोकन लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में प्रेफरेंस क्या है, इंग्लिश। सेव एंड कंटिन्यू। मेन रीज़न फॉर योर विज़िट, तो मेरा जो वीडियो है वो टारगेट है कि मैं टूरिज़म के लिए बना रही हूँ। तो आप अगर टूरिस्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो हम टूरिज़म टिक करेंगे। यहाँ पे हम बाकी वाले सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं इस गाइस, यहाँ पे मैं बस टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने टूरिज़म टिक किया है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विज़िट, क्या आप फैमिली को विज़िट करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स को विज़िट करना चाहते हैं, कि टूरिस्ट पर्पस है आपका, तो आप टूरिस्ट पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। योर एक्टिविटीज़, गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। इसका मतलब है आपको उस ट्रिप का आइटिनरी का थोड़ा बहुत इसमें इन शॉर्ट आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप देखने वाले हैं, तो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स आपके पास है। आप इसमें ना आइटिनरी को थोड़ा शॉर्ट करके लिखिएगा, जैसे आई वॉन्ट टू विज़िट, आई वॉन्ट टू, ओहो सॉरी गाइस, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आज हो रहा है। टू विज़िट यूके फॉर टूरिज़म वेयर आई वुड लाइक टू, आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, मेरा कॉपी मत करिए, मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा भी लिख रही हूँ। वेयर आई वुड लाइक टू, सॉरी के का के स्मॉल हो गया, के कैपिटल होगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर टूरिज़म where I would like to see places like Buckingham Palace, Trafalgar Square,
पैलेस, लंदन आई, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अब ये मैं बस सिंपल एक लाइन अभी लिख रही हूँ, बट आप रियलिटी में जो आप जहाँ जहाँ जाने का सोच रहे हैं, जो टूरिज़्म के पर्पज़ से आप जो जो प्लेसेस कवर करेंगे, वो आप इन शॉर्ट यहाँ ब्रीफ में लिखिएगा पूरा अपना प्लान कि आप क्या क्या करने वाले हैं वहाँ पे, क्या क्या देखना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 500 कैरेक्टर्स है, आप अच्छे से उसमें लिखिएगा। सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अब योर करेंट पार्टनर। अच्छा, मैंने मैरिड वाला पे टिक किया था कॉलम पे, इसीलिए पार्टनर की डिटेल सब मुझे देनी पड़ेगी। आपके पार्टनर का नाम, SWW मैंने कुछ भी दे दिया, हॉलीडेज़, डेट ऑफ बर्थ 13/4/92, इंडिया, नेशनैलिटी में मैंने दिया इंडिया, इनकी नेशनैलिटी, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका फुल नेम एज़ पर पासपोर्ट, आपको सब कुछ यहाँ मेंशन करना है। डू दे करेंटली लिव विथ यू? येस। विल दे बी ट्रैवलिंग टू द UK? येस या नो, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ UK जा रहे हैं तो आप येस करिएगा, नहीं जा रहे हैं तो नो करिएगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि वो मेरे साथ अभी नहीं जा रहे हैं, नो। सेव एंड कंटिन्यू। People financially dependent on you. Does anyone rely on you for financial support? मतलब कि आप घर में अकेले ब्रेड अर्नर हैं, तो अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है, आपके बच्चे हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको उनकी डिटेल्स लिखनी है। तो अगर आप येस हैं, डज एनीवन रिलाई ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो येस करिएगा आप। सेव एंड कंटिन्यू। अबाउट योर डिपेंडेंट। अब जो भी डिपेंडेंट है आप पे, उसके डिटेल्स ये मांग रहे हैं। तो जो डिपेंडेंट है, बारी बारी करके, अगर वाइफ है, वर्किंग नहीं है, आप पे डिपेंडेंट है, उनका नाम और बच्चों का नाम आएगा। तो सबसे पहले वाइफ से शुरू करते हैं। स्पाउस, पर्सन रिलेशनशिप विथ यू, स्पाउस हो गया, उनका नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ 04, ठीक है, कुछ भी, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। मैं तो कुछ भी लिख रही हूँ, लेकिन आप अपने स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट लिखेंगे। डज दिस पर्सन करेंटली लिव विथ यू? येस। इज़ दिस पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू टू UK? अगर आप उनके साथ नहीं ट्रैवल करें, इस ट्रिप में वो आपके साथ नहीं जा रहे, तो आप नो लिखिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। और अगर आप सब फैमिली एक साथ अप्लाई करें ना वीज़ा, और वो आप उनका भी करेंगे अप्लाई, तो आप येस करिएगा यहाँ पे। आप और भी कोई डिपेंडेंट है स्पाउस के अलावा, बच्चे हैं ना, तो आप टिक करिएगा येस, बच्चे नहीं है तो नो। सेव एंड कंटिन्यू। अबाउट योर डिपेंडेंट नाउ। अब बच्चों का डिटेल देना है कि मान लो सन है, डॉटर है, तो सबका बारी बारी आपको देना है सेम। मान लो हम डॉटर से शुरू करते हैं। डॉटर का नाम हमने कुछ भी रख दिया, ठीक है, और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 25/05/2020। Does currently live with you? Yes. Traveling to UK? No. Save and continue. अदर डिपेंडेंट है कोई? अगर आप, एक बेटा भी है अगर आपका, या कोई और भी हैं, पेरेंट्स हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, फिर उनके डिटेल्स आएंगे। जितने लोग भी डिपेंडेंट है, बारी बारी करके सबका भरना है। मैं अब नो कर रही हूँ और नहीं है कोई। सेव एंड कंटिन्यू। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। फर्स्ट पेरेंट, दोनों पेरेंट की डिटेल्स आपको देनी है। ओके, व्हाट इज़ योर पर्सनस रिलेशनशिप? पहले मदर से शुरू करते हैं। गिवन नेम, उनका गिवन नेम हम डाल देंगे अनु। फैमिली नेम डाल देंगे ठाकुर। डे, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मान लो उनका डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं 20/5/1970, ठीक है। नेशनैलिटी उनका इंडियन। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी? येस। अगर उनका कभी भी नेशनैलिटी कोई और रहा हो, कहीं से माइग्रेट होके आए हो इंडिया, या
कहीं और कभी रहे हों, कोई और नेशनलिटी उनको मिला हो तो आप येस करिएगा, नो करिएगा। लेकिन अगर उनका नेशनलिटी सेम रहा है थ्रू आउट देयर लाइफ तो आप येस करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब मदर का हमने कर लिया, अब हम करेंगे फादर का। फादर का नाम मैं अपने प्रभ, ठीक है, प्रभ ठाकुर, कुछ भी मैंने लिया है अभी। उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है 20/05, नहीं इनका डालते हैं 22/06, हाँ 1965 मान लो मैंने डाला, इंडिया, ठीक है। हैव द नेशनलिटी, यस, सेव एंड कंटिन्यू। तो मदर फादर दोनों का डिटेल हमने फिल कर दिया। ना फैमिली हु लिव इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? अगर आपके इमीडिएट कोई फैमिली मेम्बर है, इसमें से कौन कौन आएगा इस कैटेगरी में, तो आएगा इमीडिएट फैमिली मेम्बर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन आ सकता है। अगर आपकी स्पाउस यूके में रहती है, सिविल पार्टनर, पेरेंट्स, कोई बच्चा आपका वहाँ रह रहा है, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, कोई भाई बहन है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, या स्पाउस है, या चाइल्ड स्पाउस, बहू, दामाद, सिविल पार्टनर और पार्टनर, योर पार्टनर इफ़ यू हैव लिव्ड विद देम 2 आउट ऑफ द लास्ट 3 years, ठीक है। तो आपको उनकी डिटेल भरनी है। अगर इनमें से कोई नहीं रहता है वहाँ पे आपको, तो आप नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, आर यू, क्या आप एक ग्रुप के पार्ट हैं? कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप आपको यूके लेके जा रही है, कोई ट्रैवल ग्रुप है, या आप इंडिविजुअल प्लान कर रहे हैं? तो जो भी सिनारियो होगा आप करेंगे। मैं नो कर रही हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग विथ अनदर पर्सन, विल यू बी ट्रैवलिंग टू यूके विथ समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट? क्या आप किसी तीसरे के साथ यूके जा रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे पार्टनर, स्पाउस और बच्चों का तो नो टिक किया हुआ है मेरे फॉर्म के हिसाब से। तो आप क्या किसी और के साथ जा रहे हैं? अगर किसी और के साथ जा रहे हैं तो उसकी डिटेल भी वो मांगेंगे। अगर कोई दोस्त है, कोई कलीग है, मैं मान के चलती हूँ नो, तो सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अकोमोडेशन इन द यूके, डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके? अब इसमें आपको मेनली वो होटल एड्रेस मांग रहे हैं जहाँ आप रुकेंगे, तो आप करेंगे येस। आपने होटल सोच लिया होगा या बुक कर लिया होगा, इसलिए अब उसकी डिटेल्स आपको डालनी है। वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके? यूके में कहाँ रहेंगे आप? तो मैनचेस्टर, लंदन, अलग अलग जगह। मैं लंदन लेके चलती हूँ। दिस मस्ट बी इन द यूके। एक एड्रेस मैंने लिया है, एंटर द एड्रेस। अब उस होटल का आपको एड्रेस पूरा फिल करना है, पोस्टल कोड, ठीक है। तो आप अपनी होटल बुकिंग में जाएंगे और होटल बुकिंग में जो भी फुल एड्रेस है वहाँ का विद पोस्टल कोड, वो आप यहाँ पे डालेंगे प्रॉपरली, क्योंकि ये इमिग्रेशन में भी वेरीफाई होगा गाइज। व्हेन विल यू अराइव? अब उस होटल में आप चेक इन कितने तारीख को करेंगे? तो मैंने याद है मैंने फ़्लाइंग डेट 25 जुलाई का लिया था, तो मैं 25 जुलाई को चेक इन करूँगी और चेकआउट करूँगी 1 अगस्त को। तो 01/08/2024। सेव एंड कंटिन्यू। क्या और आपका कोई अकोमोडेशन यूके में है? तो आपने जो होटल दिया है उसके अलावा क्या आप कहीं और भी रुकना चाह रहे हैं? कोई और भी होटल है जहाँ आप स्प्लिट कर रहे हैं अपना स्टे? अगर हाँ तो येस, नहीं तो ना। तो मैं नो करूँगी और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आप पास्ट 10 ईयर्स के अंदर यूके कभी आए हुए हैं? आए हैं तो येस, नहीं तो नो। सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में से कोई कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है पास्ट 10 ईयर्स के अंदर? आप इन सारी कंट्री में अगर कहीं गए हैं तो आप येस करके उसकी डिटेल्स देंगे। नहीं गए हैं, ज़ीरो। एक बार गए हैं वंस, 2 से 5 बार के अंदर गए हैं तो वो, 6 बार से ज़्यादा गए तो वो। मैं दूंगी 2 to 5 टाइम्स। मान लो मैंने नहीं, फिर मुझे बहुत लंबा फॉर्म हो जाएगा। मैं वंस लेती हूँ, ठीक है, मैं वंस कहीं गई हुई हूँ। एक केस लेके चलते हैं, तो फिर वो पूछेंगे कौन सी कंट्री, फिर मैं इसमें दूंगी यूरोपियन, ठीक है। मैंने यूरोप एज्यूम किया कि मैं इससे पहले यूरोप गई हूँ, तो फिर वो कौन सा पूछे, विच कंट्री, तो मैंने लिख दिया स्विट्ज़रलैंड। क्या था आपका मेन पर्पस स्विट्ज़रलैंड विज़िट करने का? टूरिज़्म, ठीक है। कौन सी डेट पे आप गए थे?
तो मैं लिख दूँगी 08 अगस्त में गई थी 2021 में, ठीक है। कितने दिन के लिए आप गए थे? मैं गई थी 7 दिन के लिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको जो भी आप कंट्री टिक करेंगे उसमें से उसके फिर आपको डिटेल्स भरनी होगी। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन टू अदर कंट्रीज़ इन पास्ट 10 ईयर्स? मतलब कि जिन कंट्रीज़ की लिस्ट अभी इन्होंने पूछी आपसे, उसके अलावा भी क्या आप कोई कंट्री गए हैं जो इस लिस्ट में नहीं है? हाँ तो फिर उसकी डिटेल ये लेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़िए। फॉर आइदर द UK इमिग्रेशन हिस्ट्री और एनी अदर कंट्री, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा, रिफ्यूज्ड एंट्री? इसको ध्यान से पढ़िएगा गाइस, इसमें झूठ नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये बहुत वेरीफाई करते हैं। रिफ्यूज परमिशन, रिफ्यूज असाइलम, रिपोर्टेड, रिमूव्ड, रिक्वायर्ड टू लीव, एक्सक्लूडेड और बैंड फ्रॉम एंट्री, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? अगर वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है ना किसी कंट्री का, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि नहीं हुआ है ऐसा कुछ मेरे साथ, लेकिन कभी कभी होता है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ का हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। तो अगर कभी भी वीज़ा रिफ्यूज़ल इससे अप्लाई करने से पहले हुआ है तो वो आप लिखेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। ब्रीच ऑफ UK इमिग्रेशन लॉ, हैव यू एवर, जब आपने कभी UK का कोई लॉ तोड़ा है, ये पूरा पढ़ेंगे। मैं मान के चलती हूँ कि आप UK फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप लॉ कैसे तोड़ेंगे? तो आप नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज़, क्या आपके, ये आप पूरा पढ़ेंगे। आपको इन चीज़ों का कोई चार्जेस आप पे लगा है तो फिर आप अप्रोप्रिएट टिक करिए। कुछ भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। बैंक्रप्सी का भी हो सकता है, सिविल कोर्ट का भी हुआ है आपका, कोई कॉशन वार्निंग, अरेस्ट हुआ है, पेनल्टी, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफेंस का, स्पीडिंग। देखिए इतना डिटेल है कि अगर डिसक्वालिफिकेशन फॉर स्पीडिंग या नो मोटर इंश्योरेंस, कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो, कभी आप अरेस्ट हुए, बहुत चीज़ें हैं, आपको पढ़ के ध्यान से टिक करना है। मैं मान के चलती हूँ नो, आई हैव नेवर हैड। सेव एंड कंटिन्यू। वॉर क्राइम्स, आप कभी वॉर क्राइम में रहे हैं? नो, आई हैव रेड ऑल इन्फॉर्मेशन। सेव एंड कंटिन्यू। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंगली। नो ही होना चाहिए, बट फिर भी जो भी आपका इंडिविजुअल केस होगा वो आप करके नो यस यहाँ टिक मार्क करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, ये भी आपको पढ़ना है। मोस्टली नो ही होता है शरीफ इंसान के लिए, तो करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, हैव यू एज अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अंडरटेकन पेड और अनपेड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन UK गवर्नमेंट? अच्छा, इसमें भी वही है कि आपने कभी गलत काम किया है, क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिससे साबित होता है कि आप अच्छे कैरेक्टर के नहीं हैं, क्या और भी कुछ है? तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस इन सब चीज़ों में कभी काम किया है, ये सारा इन सब में से अगर मीडिया वगैरह, जुडिशरी, कहीं भी काम किया है तो टिक मार्क करना है। नहीं किया है, नॉट वर्कड इन एनी ऑफ द जॉब, टिक मार्क। सेव एंड कंटिन्यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, नाउ दिस इज़, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने बारे में कुछ एडिशनली और बताना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं। 1000 कैरेक्टर्स आपको मिला है लिखने के लिए, लेकिन आप नहीं लिखना चाहते तो भी ओके है, लिखा है क्लियरली। इफ़ देयर इज़ नो फर्दर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू ऐड, क्लिक सेव एंड बटन, ठीक है। अगर नहीं भी लिखना है तो भी चलेगा। अब आपको एक लास्ट चांस मिलता है, यहाँ से आप जितने भी आपने अभी तक फॉर्म फिल किया है ये सब आप यहाँ पे एक बार चेक करके एडिट भी कर सकते हैं। चेंज का ऑप्शन आ रहा है, या देखिए चेंज ऑप्शन आ रहा है, ऐड आ रहा है। तो अगर आप कुछ भूल चूक में अगर आपने कुछ गलत लिख दिया हो, मिस कर दिया हो, तो यहाँ आपको एक फ़ाइनल चांस दे रहे हैं। एडिट करके सब कुछ चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पर हम जाएंगे। अगला स्टेप हमारा होगा ओके, नीचे आते हैं, अब कंटिन्यू कर लेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अब द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्वामी हॉलीडेज फ्रॉम इंडिया। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी एंड यू मस्ट प्रोवाइड देम एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। अब इनको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स। यू कैन सेंड दिस टू हेल्प सपोर्ट। एविडेंस ऑफ फंड्स, मैंने कहा था ना आपको दिखाना पड़ेगा, सेविंग या जो भी है। तो आपको टिक मार्क करना पड़ेगा कि दो चीज़ें आपको, आप इनको देंगे।
ये करके फिर ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, सेव एंड कंटिन्यू। विजिटर्स कंडीशंस, अब देखिए ये आपको पढ़ के समझना है कि आप किस किस कंडीशन में आप एंट्री, आपका डिनायल हो सकता है या आप वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो ये सब पढ़ के अच्छे से समझ के आप कंफर्म पे टिक करिएगा, सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो आप इंडिविजुअली खुद पढ़ लीजिएगा। अब आप ये डिक्लेरेशन आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ये भी आप पढ़िएगा। इसमें आपको क्या टिक करना है, अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं तो ऑफकोर्स आप एक एप्लीकेंट है जो एज्ड 18 और अबव होंगे। आई एम द एप्लीकेंट एज्ड अंडर 18, बिल्कुल नहीं होंगे आप। आई एम द पेरेंट और लीगल गार्जियन, क्या आप किसी बच्चे के बिहाफ पे ये भर रहे हैं जिसके आप लीगल गार्जियन हैं या पेरेंट है जो कि अंडर 18 है, या आप अगर आप अपने लिए भर रहे हैं ये फॉर्म, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अगर आप सेल्फ एप्लीकेंट है यहाँ पे, आप अपने लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप ये वाला टिक करेंगे। अगर आप अपने वाइफ के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो आप पे डिपेंडेंट है तो आप ये वाला फिल करेंगे, तब ये वाला आप टिक करेंगे। आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब अगर आप अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो 18 साल से कम है तब तो ये वाला आएगा। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट के लिए अपने अप्लाई कर रहे हैं जैसे वाइफ, तो ये वाला आएगा। सेल्फ अगर आप एम्प्लॉयड है, अपने लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला आएगा, अबव 18 वाला। आई एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब चेक योर आंसर्स, फिर से आ गया चेक करने के लिए। अगर आपको कुछ एडिट करना है, चेंज करना है तो ये दोबारा चांस देते हैं, सब करिए, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं लास्ट में भी आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आपने सही फिल किया है। देखिए मैंने आपको चारों पॉइंट समझा दिया, आप बहुत अच्छे से सोचेंगे करके फिर आप कंटिन्यू करेंगे। अब आता है पेमेंट का ऑप्शन, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा चाहिए, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो मैंने 6 मंथ्स लेके चलती हूँ, तो सेव एंड कंटिन्यू। अब नॉर्मली 6 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा होता है। चूज़ अ सर्विस, अब आपको पेमेंट, अब यहाँ पे आके आपको पे करना है। अगर आप 6 मंथ्स का वीज़ा चूज़ करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सर्विस जो पे करना होगा वो होगा 12,441 INR, इंडियन रुपीज़ में। तो 15 वर्किंग डेज़ में, बायोमेट्रिक्स देने के 15 वर्किंग डेज़ में आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपको वीज़ा ग्रांट होगा कि नहीं। ये सब करके पढ़ के आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपको आ गया स्क्रीन पे कि आपको ये अमाउंट पे करना है, विजिटर वीज़ा चाहिए। तो बिफोर यू continue to World Pay to make sure a secure payment. You will be able to download a copy of your application form after payment has been taken. अब ये लास्ट स्टेप में हम आ गए हैं जहाँ पे हम करेंगे पेमेंट, ठीक है। अब वर्ल्ड पे पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि मैं एक सैम्पल आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया फॉर्म फिलअप ख़त्म। जब आप इस पे जाएंगे तो वो आपको एक कोई पेमेंट करने का ये देखिए ऑप्शन आ गया, ये देखिए। अब आप अपना क्रेडिट कार्ड, पेपल जैसे भी हो, जी पे कैसे भी करके आप पेमेंट करिएगा। उसके बाद आपको ये कॉपी दे देंगे रिसीट का। फिर हो गया, आपको बायोमेट्रिक्स का डेट मिल जाएगा, कौन सी डेट को बायोमेट्रिक्स है। फिर आप जाएंगे VFS में, आप बायोमेट्रिक्स देंगे, बस ख़त्म। उसके बाद 15 डेज़ वेट करिए आपका अपॉइंटमेंट का। क्या होता है, 15 डेज़ वेट करिए, अपॉइंटमेंट का नहीं, वीज़ा मिलने का। बेस्ट ऑफ लक। ये था फॉर्म फिलअप UK टूरिस्ट वीज़ा के लिए। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्वेश्चंस हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय। और बाकी वीडियोस भी शायद आप देख रहे होंगे। किसी और भी कंट्री का अगर फॉर्म फिलअप आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं उस कंट्री का भी वीज़ा फॉर्म फिलअप बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।